इनकम टैक्स में अध्ययनरत विद्यार्थियों, अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल रहे हैं और जिसमें आज अपन बड़े वाले न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में पहला प्रश्न दिया हुआ है, श्री विनोद निम्न संपत्तियों के स्वामी हैं। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। इसके पास में 3 मकान संपत्ति दे रखी हैं, ए, बी, सी, और तीनों की आपको सूचनाएं दी गई हैं जो कर निर्धारण वर्ष 2021 से संबंधित हैं। और गणना क्या करनी है वो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। गणना करनी है सकल वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तीनों मकानों की सूचनाएं इस तरह से हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है ए, बी, सी का 36,000, 84,000 एंड 21,000। फिर इसके बाद में दिया हुआ फेयर रेंट 48,000, 72,000 और 24,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 42,000, 90,000 और 20,000। एक्चुअल रेंट, वास्तव में जो किराया है पर एनम, वार्षिक किराया ए, बी और सी का 48,000, 96,000 और 24,000। फिर आगे एक सूचना और है, अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के लिए अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब जो किराया अभी वसूल नहीं हुआ वो भी दिया हुआ है तीनों मकानों के संबंध में। ए, बी, सी 4,000, 8,000 और 5,000। ये किराया अनरियलाइज्ड रह गया गत वर्ष के दौरान। गत वर्ष है 19-20 और जिसके कर निर्धारण वर्ष में अपन काम कर रहे हैं 20-21 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना कर रहे हैं। सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए सर्वप्रथम आप लोग इसका एक हेडिंग देंगे और हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हेडिंग जो लगाते हैं वो कर निर्धारण वर्ष के लिए लगाते हैं, क्योंकि आय का जो निर्धारण होता है वो असेसमेंट ईयर में होता है और आय कमाई जाती है, अर्न की जाती है गत वर्ष में। गत वर्ष से ठीक अगला वर्ष होता है कर निर्धारण वर्ष, जिसके बारे में अपन ने पूर्व में काफ़ी चर्चाएं करी हैं। फिर ये हेडिंग देने के बाद में आप लोग राइट साइड में 3 कॉलम बनाएंगे, ए, बी और सी का। 3 मकान हैं इसलिए 3 कॉलम रुपीज़ के बना दिए, ए, बी, सी, और ए के नीचे रुपीज़, बी के नीचे भी रुपीज़ लिखने हैं और सी के नीचे भी रुपीज़ लिख दिए हैं। अब उसके बाद में सकल वार्षिक मूल्य की गणना। और वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए आप लोगों को ये पता है कि अपन स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं और अधिकतम 4 स्टेप हो सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अपन जो सूचनाएं दे रखी हैं उन सूचनाओं के आधार पर स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उससे भी आगे सूचना और मिलती है तो फोर्थ तक जाते हैं और वहाँ पर फिर उसके बाद में ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना हो जाती है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर नगर पालिका मूल्यांकन अपने को नगर पालिका करों की राशि दे रखी है और वो मकान मालिक द्वारा चुकाए गए हैं तो उनको भी घटा देते हैं। घटाने के बाद में जो आता है उसको अपन कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन उसके बाद में नेट एनुअल वैल्यू। तो अब उसके बाद में पहले चरण की शुरुआत करते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कहता है कि आपको ज्ञात करना है प्रत्याशित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट। तो अपन ने स्टेप फर्स्ट के सामने डैश करके लिख दिया स्टेप फर्स्ट और ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट।
स्टेप फर्स्ट में अपने को प्रत्याशित किराया ज्ञात करना है, और प्रत्याशित किराया किस तरह से निकालते हैं वो इसके जस्ट नीचे अपन लिखते हैं। नीचे लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच ईवर इज हायर। नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराया, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट दे रखी है अपने को, तो प्रत्याशित किराया जो नगरपालिका मूल्यांकन और फेयर रेंट में दोनों में अधिक है, वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है 36,000, फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दे रखा है 48,000। तो अधिकतम 48,000 आता है दोनों में से, इसको अपन मान सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, और जब दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, प्रत्याशित किराया उससे कम हो सकता है, और वो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 42,000 तक हो सकता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में 48,000 को न मानकर अपन ने 42,000 को प्रत्याशित किराया माना, और स्टेप फर्स्ट में इसको लिख दिया। स्टेप फर्स्ट में पहले से ही आपने दिखा दिया एक्सपेक्टेड रेंट, उसके नीचे लिख दिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच ईवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता, यानी स्टैंडर्ड रेंट तक वो रेस्ट्रिक्टेड है। RESTRICTED, रेस्ट्रिक्टेड मानी प्रतिबंधित, वहाँ तक वो प्रतिबंधित है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन ने एक कॉलम में लिख दिया 42,000 रुपये। ये इस तरह से एक कॉलम आ गया स्टेप फर्स्ट में। फिर उसके बाद में चलेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड कहता है एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट में से एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट घटाना है। स्टेप सेकंड कहता है कि एक्चुअल रेंट जो अपने को दे रखा है, और वो दे रखा है 48,000, लेकिन आपको लिखना एक्चुअल रेंट एक्सक्लूडिंग मानी उसमें से कम करते हुए अनरियलाइज रेंट। अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो वो घटा दीजिए, और अनरियलाइज रेंट अपने को ए मकान के संबंध में दे रखा है 4,000, तो वो 4,000 48,000 में से घटा दिए, तो ये बच गए 44,000। स्टेप सेकंड में अमाउंट के कॉलम में आपने लिख दिया 44,000, और विवरण में लिख दिया स्टेप सेकंड में एक्चुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट 44,000। अब आपको स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों की राशियां आ गई। स्टेप फर्स्ट में 42,000 और स्टेप सेकंड में 44,000, ए मकान के 42 और 44,000। इनमें से नीचे लिखेंगे अपन जो अधिक होता है वो। तो इनमें अधिक है 44,000, दोनों में से जो अधिक होता है उसको आधार मानते हैं। तो अपन ने ले लिया 44,000, आपने लिख दिया सब पहले 42,000 फिर 44,000, और अब लिख दिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नीचे अपन लिखेंगे हायर बिटवीन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड स्टेप है उसमें से जो अधिकतम है उसका नाम हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और वो राशि आई है 44,000। तो इस तरह से ये ए मकान का काम हो गया। देन उसके बाद में बी मकान के ऊपर आते हैं अपन। बी में वही काम करने हैं। स्टेप विवरण अपन ने पहले ही डाल दिए हैं, स्टेप फर्स्ट भी डाला हुआ अपना, स्टेप सेकंड भी डाला हुआ है, और अपना लिखा हुआ भी है। स्टेप फर्स्ट में उसके आगे ब्रैकेट में अपन ने लिख दिया था एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होती है उसके नीचे वो लिखा हुआ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। अब बी मकान की पोजीशन देखेंगे। बी का नगर पालिका मूल्यांकन 84,000 है, उचित किराया 72,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट है 90,000। तो 84 और 72 दोनों ही 90 से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं है। तब आप देखेंगे कि नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा होता है उसको लेंगे। तो 84,000 और 72,000 में से ज़्यादा है 84,000, तो स्टेप फर्स्ट में आपने लिख दिया 84,000।
अब स्टेप सेकंड पर आते हैं। स्टेप सेकंड ये कहता है कि इसका एनुअल रेंट क्या है, जिसमें से अनरियलाइज रेंट घटाते हुए। एनुअल रेंट अपने को बी मकान का दे रखा है आपको, एनुअल रेंट 96,000, और इसका अनरियलाइज रेंट जो किराया वसूल नहीं हुआ वो 8,000 दे रखा है। एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट में से आप अनरियलाइज रेंट घटा देंगे, 96 में से 8 घटा दिए तो ये आ गए 88,000। स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट की राशि आई थी 84,000 और स्टेप सेकंड की राशि आई है 88,000। अब दो राशियाँ आ गई, इनमें से दो अधिक है, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, तो इनमें अधिक है 88,000, 88,000। तो ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू बी मकान का। इस तरह से बी मकान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में चलते हैं सी मकान पर। सी मकान के संबंध में भी वही करना अपने को। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए दोनों स्टेप देखने पड़ेंगे, स्टेप फर्स्ट और सेकंड, और फिर उनमें से जो अधिकतम है उसको मान लेंगे। स्टेप फर्स्ट में प्रत्याशित किराया देखना है, और प्रत्याशित किराया नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो अधिक है तो 21,000 और 24,000, दोनों में से जो अधिक है वो 24 होता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 20,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने को मानना पड़ेगा 20,000। स्टेप फर्स्ट की राशि आ गई 20,000। देन उसके बाद में स्टेप सेकंड पर चलते हैं। स्टेप सेकंड ये कहता है कि एक्चुअल रेंट पूरे साल का, और फिर उसमें से घटा दो अनरियलाइज रेंट। पूरे साल का एक्चुअल रेंट है वो 24,000 है, और जबकि अनरियलाइज रेंट जो किराया वसूल नहीं हुआ है वो दे रखा है 5,000। तो 5,000 घटा दो, 24 में से 5 घटा दिए तो ये आते हैं 19,000। अब दो राशियाँ आ गई, स्टेप फर्स्ट की 20,000 और स्टेप सेकंड की 19। इन दोनों में से जो अधिक होता है वो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो यहाँ दोनों में से अधिक है 20,000। इस तरह से ए, बी और सी तीनों मकानों के ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गए हैं क्रमशः 44,000, 88,000 और 20,000। अपने को आगे स्टेप में जाना नहीं पड़ा। आगे जाने के लिए अपने को वैकेंसी पीरियड की ज़रूरत होती है। अगर मकान खाली रहता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक भी जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल अपने को 2 चरणों में काम करना पड़ा, स्टेप फर्स्ट और सेकंड। अब इस तरह से मकान जब खाली रहेगा तो वैकेंसी पीरियड की छूट अलग से दी जाती है, और तब अपन थर्ड और फोर्थ स्टेज में प्रवेश करते हैं। वो आपका जो अगले लेक्चर में मैं कवर करूँगा। थैंक यू।